Hi, hello everyone. How are you all? Hope so that you all are doing really great and welcome back to this amazing confidence booster batch जिसमें आज हमने क्या रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, हमने इस लेक्चर में रिवीजन के साथ क्या करना है सर, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी सप्लाई चैप्टर हमने डन कर चुका है। ठीक है, काफी अच्छा रिव्यू भी आया कि बच्चों को उस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आया और जो आपका राइटिंग प्रैक्टिस है उसके बाद तो मतलब एकदम सॉलिड चैप्टर का प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को भी वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, वैसे ही रिवाइज करेंगे, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? पक्का? ओके मैम, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 2 सेक्शंस पढ़ने। कौन से सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। ठीक है, ओके अभी आ जाओ। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है सर? सेक्शन नंबर 9 जो है वो पावर देता है। ठीक है, क्या लेने की सर? लागू करने की, जीएसटी लागू करने की, जीएसटी कलेक्ट करने की। ठीक है, जीएसटी लेवी करने की, जीएसटी कलेक्ट करने की। और वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन नंबर 9 में दिया गया है ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और हमें सिर्फ सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ना है हमारे कोर्स में। ठीक है, हमको आईजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया गया है कि सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 में जो है वो दिया गया है कि जीएसटी को लेवी और कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन है। क्या सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन है। एंड वही प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है। ठीक है, ओके। अब जो सीजीएसटी एक्ट है ना सर, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। ओके ओके। एंड जो एसजीएसटी एक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होता है, वो पूरे इंडिया या फिर पूरे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब अगर सीजी छत्तीसगढ़ का एक्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी एक्ट है, तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही एप्लीकेबल होगा, वो महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डन डन मैम, ये तो हमको समझ गए। चलो हमको पता है सीजीएसटी एक्ट किसको एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो क्या हमें इंडिया का मतलब भी पता होना चाहिए? करेक्ट है, करेक्ट है। इंडिया का मतलब क्या होता है? जमीन, ठीक है, पानी, हवा। जमीन, पानी, हवा सब इंडिया का पार्ट है। मतलब अगर जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस दिया जाता है, उसमें जीएसटी जो है वो लेवी किया जाएगा। सेम वे इंडिया की बेस लाइन है, बट उस इंडिया की बेस लाइन के बाद क्या है सर? जमीन के बाद पानी स्टार्ट होता है। कहां तक का पानी इंडिया में कवर होगा, कहां तक का पानी इंडिया में कवर होगा, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या है सर? ये है इंडिया की बेस लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियाज बेस लाइन। ओके ओके, मतलब यहां तक जमीन, यहां तक जमीन थी, लैंड। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा सर? वाटर। ओके, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? वाटर स्टार्ट होगा। तो यहां पर ध्यान से समझना कि जो बेस लाइन है ना सर, जो बेस लाइन है, बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स। अब आप बोलोगे कि मैम 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो देखो, हम अगर मान लो डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर जो है वो यूज करते हैं, राइट। लेकिन जब वाटर में कुछ एरिया मेजर करना होता है ना, तो हमको 1 नॉटिकल माइल्स करके यूज करना होता है। ठीक है, एंड 1 नॉटिकल माइल्स मतलब क्या होता है? 1.852 किलोमीटर्स। डन डन, जनरल नॉलेज क्लियर हो गया? यस। तो यहां से आप देखोगे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है। ठीक है, फिर यहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? कंटेजियस जोन। इसका मतलब 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज व्हाट योर कंटेजियस जोन। ठीक है, ठीक है मैडम। उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सिर्फ पानी, पानी के नीचे जो सॉइल है ना, जो मिट्टी, जो पूरा अंडरग्राउंड एरिया, वो भी क्या होगा सर? पूरा इंडिया में कवर होगा। किसमें कवर होगा? इंडिया में कवर होगा। ठीक है, ठीक है मैडम। उसके बाद आता है आपका हाई सी। ठीक ठीक, तो क्या क्या चीजें इंडिया में कवर? इंडिया में वाटर एरिया कितना इंडिया में कवर होगा, समझा आपको? हाँ जी मैडम। तो देखो, पूछेगा नहीं एग्जाम में कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, इसको सुन के बस लेना है, ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर, उसका सी बेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर एनी अदर मैरिटाइम जोन इज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर, उसका भी एक्ट है जो उसमें रेफर किया गया है। ठीक है, ठीक है मैडम। अच्छा, अब जो पानी
और जमीन का एरिया है, उसके ऊपर जितना भी एयर स्पेस है, उसके ऊपर जितना भी एयर स्पेस है अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, वो भी इंडिया का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? इंडिया का पार्ट बनेगा। समझ आया आपको? तो इंडिया का डेफिनेशन मैम अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है। Now the basic thing in GST which you need to know, what is interstate supply, what is intrastate supply। मैम इतना तो हमको पता है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बताऊंगी। देखो, जो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, ये CGST एक्ट में नहीं गिवन है। ये कौन से एक्ट में गिवन है? IGST एक्ट में गिवन है। तो सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017 में क्या गिवन है सर? सप्लाई ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, सप्लाई ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ाऊंगी। मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर दो डिफरेंट स्टेट्स है, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है, फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी है, अगर इनके बीच सप्लाई हो रहा है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक अलग स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और यूनियन टेरिटरी में है, तो क्या होगा सर? वो इंटरस्टेट होगा। ठीक है, सेम वे अगर आप गुड्स का इंपोर्ट करते हो, अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट करते हो, तो वो भी किस में कवर होता है? इंटरस्टेट सप्लाई में कवर होता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड, राइट, व्हाट इज दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ठीक है। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे? इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे? आउटसाइड इंडिया। मतलब ये तो एक तरीके का क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। दैट इज ऑल्सो व्हाट सर? इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद सर अगर आप SEZ यूनिट में कुछ सप्लाई करते गुड्स और सर्विसेज का, वो भी क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, ओके। कुछ भी अगर कोई भी सर्विस, कोई भी सप्लाई अगर इंट्रा बोल रही हूं मैं, इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है या फिर और कहीं भी कवर्ड नहीं होता, तो उसको हम हमेशा क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि वो कौन सा सप्लाई है सर? इंटरस्टेट सप्लाई है। वो कौन सा सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई है। आई बात समझ में? यस मैम, आ गई बात समझ में। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 ऑफ IGST एक्ट क्या बोलता है सर? वो भी इंट्रास्टेट सप्लाई है, मतलब सेम स्टेट में लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, और एक्सेप्ट जो हमने यहां पर पढ़ा, जो ऑलरेडी किसमें कवर है? इंटरस्टेट सप्लाई में। ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद ना सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट में क्या दिया गया हुआ है सर? देखो, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर किसमें है? टेरिटोरियल वाटर्स में है। ये वाटर इधर है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर टेरिटोरियल वाटर में है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका टेरिटोरियल वाटर्स में फॉल हो रहा है, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका टेरिटोरियल वाटर्स में फॉल हो रहा है, उस केस में हम उसमें कौन सा, मतलब किस स्टेट में GST लगाएंगे? ये हो जाएगा ना, वो तो वाटर में कहां पे GST लगाएंगे? तो देखो, ध्यान से देखना, अगर मान लो गुड्स यहां है, लोकेशन ऑफ सप्लाई जो है, लोकेशन ऑफ सप्लाई वाटर में आ रहा है, तो जो भी नियरेस्ट बेस लाइन में स्टेट होगा ना, इस बेस लाइन में जो भी स्टेट होगा नियरेस्ट, वो उसको अपन क्या मानेंगे? दैट लोकेशन। ठीक है, उसको क्या मानेंगे अपन? डीम टू बी द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ठीक है, ठीक है मैम। नाउ ये कंप्लीट बेसिक मैंने आपको बता दिया है, विच इज नॉट कमिंग डायरेक्टली इनटू योर एग्जाम, बट बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब किसमें अपन क्या पढ़ेंगे सर? सेक्शन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है सर? चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ विच एक्ट? CGST एक्ट 2070। चल, सो देखो, लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 9। अब इसमें हमको कितने सेक्शन पढ़ने पता है आपको? 9 में 5 सब सेक्शंस, 9(1), 9(2), 9(3) एंड 9(4) एंड लास्ट 9(5), जिसमें कि ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। 9(3), 9(4) एंड 9(5) इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 9(1) में नॉर्मली क्या कहा जाता है सर? नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन। बस ये कहा गया है कि कोई भी टैक्स, चाहे वो आपका CGST हो, चाहे SGST हो, चाहे IGST हो, ठीक है, वो किस में लगेगा? CGST SGST इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा, और जो IGST है वो इंटर स्टेट सप्लाई में लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में आपका GST नहीं लगता। व्हाई? बिकॉज वो GST से बाहर है। ठीक है, ठीक है मैडम। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये जो टैक्स है, ये किस पर लगेगा? वैल्यू में लगेगा।
राइट राइट। तो टैक्स ऑन व्हाट सर? वैल्यूज, जो कैसे डिटरमाइन की जाएगी एज पर सेक्शन 15, हम आगे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। सो टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन दी वैल्यूज, ऑन दी वैल्यूज, जो कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा? सेक्शन 15, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ऐसा होगा जैसे 1000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अब इसमें क्या लगाओगे कि आपका जीएसटी आ जाएगा? इतना बेसिक, इसमें रेट ऑफ जीएसटी लगा देंगे, हो सकता है 18% हो सकता है 5% हो, ठीक है ठीक है। तो देखो, रेट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और मैक्सिमम रेट जो है वो सीजीएसटी एक्ट का 20% होने वाला है और आईजीएसटी एक्ट में 40%, ठीक है ठीक है। ये समझा आपको 9(1) में क्या बोल रहा है कि कोई भी टैक्स, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, वो किस पर लगेगा सर? वो वैल्यू में लगेगा जो हम सेक्शन 15 में पढ़ेंगे, एंड इनटू व्हाट सर? रेट, जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है ठीक है। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब आप लोग ध्यान देना, इसमें ना एक अमेंडमेंट था, इसमें क्या था? एक अमेंडमेंट था। क्या अमेंडमेंट था मैम? देखो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में एक चीज क्या थी? अनडीनेचर्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये सारी चीजें पता है किसमें यूज हो रही है? एल्कोहल बनाने में। अनडीनेचर्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये पता है क्यों यूज हो रहा है? ताकि एल्कोहल का मैन्युफैक्चर किया जाए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ आ रही बात? फॉर द एल्कोहल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अगर ह्यूमन कंजम्पशन के जो यूज के लिए अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये सारी चीजें यूज की जा रही है, तो क्या इनमें भी जीएसटी लगेगा? क्या इनमें भी जीएसटी लगेगा क्या? बताओ, बताइए बताइए। नहीं लगेगा, इनमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन 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 जीएसटी कब लग सकता है? जीएसटी तब लग सकता है जब ये सारी चीजें अनडीनेचर्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट कब यूज होगा? किस चीज के लिए यूज होगा? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में, फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिसिन बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में, है ना। अगर जो टैक्सेबल आइटम बनाने में अगर ये सारी चीजें यूज होती है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाने के लिए ये सारी चीजें अगर यूज होगी, तो जब आपका फाइनल सप्लाई, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वही जीएसटी से बाहर है, तो क्या जिससे वो बना है, जिससे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या उन प्रोडक्ट में जीएसटी लगना चाहिए? क्या बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आई बात मेरी समझ में? आपको जहां पर भी डाउट आता है ना, आप लोग टाइम स्टैम्प लगाकर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ठीक है। तो ये बात क्लियर है? डेफिनेटली यस। अभी आ जाओ आप लोग, 9(1) हमारा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। देखो, हमसे फास्ट रिवाइज नहीं कर रहे, हम चीजों को समझते भी जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। एंड अभी एक और चीज मैं बता देती हूँ, हमारी जो कॉन्फिडेंस बूस्टर बैच है, इसमें 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को, ओनली फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स, जिसमें से ऑलरेडी काफी सारी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर चुका है, ठीक है। अगर आपको बैच परचेस करनी है, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है, आपके मेरे नोट्स पसंद आए हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। ओके ओके, चलो 9(2) क्या बात करता है मैम? 9(2) बात करता है उन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिसमें करंटली जीएसटी लेवी नहीं किया जाता। कब लेवी किया जाएगा? नोटिफाइड डेट से, जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी वो डेट, ठीक है। जैसे कि आपका 5 कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम। इनमें जीएसटी लगता है क्या? इनमें जीएसटी नहीं लगता, डन, नॉन टैक्सेबल। ओके ओके, तो ये छोटे छोटे सेक्शन हमने ऐसे ही निपटा दिए। अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, दैट इज 9(3) या 9(4), जिसमें हमने समझना है टैक्स पेएबल अंडर व्हाट? अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर व्हाट? अंडर रिवर्स चार्ज। आपको पता ही होगा, मैं ये अज्यूम करना चाह रही हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ी चीजें बता दूंगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है सर? नॉर्मली कैसा होता है? सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स सर्विसेज सप्लाई किए, पैसा चार्ज किया, ठीक है। एंड जब पैसा वो चार्ज करेगा रेसिपिएंट से, मान लो 1000 प्लस जीएसटी, मान लो 1000 प्लस जीएसटी, दैट इज 180, तो टोटल 1180, 1180 रुपीज सप्लायर को भी मिलेंगे एंड 180 रुपीज जो टैक्स का है वो सप्लायर आगे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। यही मैकेनिज्म होता है जिसको हम रिवर्स चार्ज नहीं बोलते, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? फॉरवर्ड चार्ज।
जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज में रिवर्स हो जाएगा। टैक्स जब सप्लायर गवर्नमेंट को दे रहा था, अब सप्लायर ना देकर रेसिपिएंट गवर्नमेंट को क्या देगा, डायरेक्टली 180 रुपीज का टैक्स दे देगा और सप्लायर को ओनली 1000 रुपीज देगा, टैक्स का अमाउंट नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? बताइए। तो रिवर्स चार्ज में पता चला आपको, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है सप्लायर को। ठीक है मैडम, इतना तो हमको पता ही था। तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, देखो गवर्नमेंट को मतलब है टैक्स लेने से, गवर्नमेंट को किससे मतलब है, टैक्स लेने से, चाहे वो सप्लायर दे चाहे वो रेसिपिएंट दे। बट कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि सप्लायर उतना बड़ा आदमी होता ही नहीं है। सप्लायर के पास या तो उतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, या तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा जीएसटी में, ठीक है, ऐसा कोई इंडस्ट्री में वो काम करता होगा जिसमें वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है एंड जिसमें उसका जो टर्नओवर है वो एक्सीड नहीं किया, इसलिए उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। बट गवर्नमेंट वांट्स टैक्स, एंड अगर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो बोलेगी कि बेटा रेसिपिएंट आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, या तो फिर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट क्या कर लेगा, जीएसटी में टैक्स ले लेगा, और क्या कर, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ही है तो डायरेक्ट जीएसटी क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। आई बात समझ में? पक्का से? ये सब मैडम आ गई, एकदम समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अभी देखो, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, सब में नहीं लगता। जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें ही पर्टिकुलरली आरसीएम एप्लीकेबल होता है, नॉट एवरीवेयर, नॉट ऑन एवरी सप्लाई, ठीक है, ठीक है। फिर 9(4) में हम और चीजें पढ़ने वाले, सप्लाई स्पेसिफाइड कैटेगरी में ये वो तभी बताऊंगी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस, हम पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। चलो, कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ व्हाट सर, ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अभी आपको पता है कौन सा डेफिनेशन काम आएगा, रेसिपिएंट का, जो मैंने आपको डेफिनेशन यू मस्ट नो में बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? जिसमें अगर कोई भी पर्सन पैसा पे करता है, पैसा पे करने वाला रेसिपिएंट है, इतना ध्यान रखना, पैसा पे करने वाला कौन है, रेसिपिएंट है, ठीक है। चलो, नाउ कम टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए की सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? जीटीए की सर्विसेज। अब अगर जीटीए ने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को, अब अगर जीटीए ने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज दिया, मैम मतलब अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया बाय रोड एंड कंसाइनमेंट नोट इशू किया, जीटीए ने कंसाइनमेंट नोट इशू किया है, जो भी पर्सन, जो भी ट्रांसपोर्टर अगर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ठीक है, एंड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है, वो कौन होता है सर? वो होता है जीटीए। एंड जीटीए ने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को अगर सर्विस दिया ना, तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट क्या करेंगे सर? आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट क्या करेंगे? आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। तो क्या हम जान सकते हैं कि कौन है वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स? तो वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े एक्ट में रजिस्टर्ड लोग, जैसे कि आपका फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी एस्टैब्लिश्ड है अंडर एनी लॉ। फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, अब भैया रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है ना, तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करने दो आरसीएम में, वो तो है ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी नाम में इतने बड़ा है, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। एंड ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए मैंने अलग से टिक कर रखा है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नॉट रजिस्टर्ड है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं और नॉट, तो उस केस में भी वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का मतलब इंक्लूड होगी उसमें, एंड उसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी लगेगी। पार्टनरशिप फर्म में की सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, पक्का। बाकी सबको रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में कैसा होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, क्या होगा सर? उसमें आरसीएम लगेगा, ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये सब है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जो किसमें टैक्स पे करेंगे सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, खुद आरसीएम में जीएसटी पे करने वाले। डन, डन मैडम। अब देखो, अगर जीटीए
अगर जीटीए जो है वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड इन्होंने पता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, दे आर रजिस्टर्ड आई नो, लेकिन क्यों लिया है, पर्पस आपको जानना है। इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ टीडीएस अंडर सेक्शन 51 डिडक्ट करने के लिए अगर लिया है ना सर, तो फिर इसमें हम जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, इसमें आरसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ में पक्का से? ठीक है एवरीवन, अगर जीटीए ने सर्विसेज दिए किसको, डिपार्टमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जिन्होंने जिन्होंने जीएसटी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाओ आप लोग, जीटीए अगर किसी ऐसे रेसिपिएंट को जीटीए की सर्विस देता है, दोज रेसिपिएंट्स आर अदर देन दीज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, इनके अलावा कोई भी रेसिपिएंट हो। अब कैसे हो सकता है कोई भी, जैसे यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन की बात की गई है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, आरसीएम नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझा क्या आपको? अरे पक्का ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड सीटीपी है, तो क्या हो जाएगा सर, वो एग्जेम्प्ट, जीएसटी आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है मैडम, रेसिपिएंट कौन होता है, ये तो आपने पहले से बता चुका है, कौन होता है, जो पे करता है। ठीक है, द पर्सन हु पेज या फिर लायबल टू पे व्हाट, भाड़ा, फ्रेट मतलब भाड़ा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरियर्स लोकेटेड इन व्हाट्स अ टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर ये सब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पक्का से? हाँ जी। अभी मेरी बात ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जो जीटीए है ना, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया है पता है आपको, ऑप्शन दे रखा है। हमने पता है आपको ये क्लास में बहुत डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ रखा था विथ ऑल द स्टोरीज। मैं आपको बता भी देती हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, ये जीटीए। वी डिड सो मेनी एग्जाम्पल्स, ओके, सो मेनी स्टोरी लाइन्स, ताकि एकदम कॉन्सेप्चुअल लाइक इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो। बट अगर मैं अभी इन डिटेल इतने ज्यादा जाऊंगी ना, तो बैच बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एंड आपका एग्जाम पहले आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखो अभी क्या लिखा हुआ है कि सप्लायर के पास ना क्या होता है, ऑप्शन होता है। क्या होता है सर, ऑप्शन होता है। रजिस्ट्रेशन अगर वो चाहे तो जब रजिस्ट्रेशन ले रहा हो जीएसटी का, तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि उसको आरसीएम में टैक्स पे करना है कि एफसीएम में टैक्स पे करना है। यस, ये ऑप्शन किसके पास होता है, सप्लायर के पास, मतलब जीटीए के पास। जीटीए इज हैविंग एन ऑप्शन टू पे टैक्स, या तो अंडर आरसीएम या तो अंडर एफसीएम। ठीक है, जो भी अगर उसको ऑप्शन चूज करना है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एंड उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई चोज दी ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन व्हाट सर, एफसीएम। समझ आई बात? तो अगर एफसीएम में वो टैक्स पे करना चाहता है, तो क्या उसमें आरसीएम लगेगा? क्या ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? क्या नहीं होंगे, बिकॉज उसने तो एफसीएम में टैक्स पे करने का डिसाइड किया है, एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू हियर, जब उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तब। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, इसमें क्या चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बना है, इसको ध्यान से समझना आप, कि जो भी पर्सन, कौन सा पर्सन लायबल होगा टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विसेज, वो डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, सप्लायर ने क्या ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, क्या खुद टैक्स पे करने का। तो अगर रजिस्टर्ड जीटीए ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है टू पे टैक्स इटसेल्फ, तो उसमें कौन टैक्स पे करेगा, जीटीए टैक्स पे करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी ना उसके पास एक और ऑप्शन है, क्या वो 12% में टैक्स पे करना चाहता है कि वो 5% में टैक्स पे करना चाहता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। अभी अगर उसने 12% चूज किया ना सर, तो पता है आईटीसी उसमें अवेल की जा सकती है। ओके, आईटीसी कैन बी अवेल्ड। एफसीएम में कौन टैक्स पे करेगा, जीटीए। लेकिन अगर उसने 5% रेट चूज किया, उसमें कोई आईटीसी वो अवेल नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है।
सो दो ऑप्शन है, 12% FCM ITC अवेल कर सकता है, 5% FCM नो ITC। डन डन। दूसरा केस, अगर जीटीए ने ऐसा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया है खुद से टैक्स पे करने का, तो उस केस में एक ही परसेंट है जो कि 5% है, आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, जीटीए मतलब सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। अगर मैम क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम एफसीएम कंसीडर करेंगे कि हम आरसीएम कंसीडर करेंगे? तो इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर आरसीएम। आरसीएम पेबल होगा उसमें एंड 5% में रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी पे करेगा। समझा क्या आपको पक्का से? हाँ जी मैम, एकदम अच्छे से समझ गया, समझे? ठीक है, तो जीटीए के प्रोविजंस हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब आ जाओ आप लोग लीगल सर्विसेज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इजी सा है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर कोई सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पूरी एक जो पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी एडवोकेट्स की उन्होंने फर्म बना रखी जहां पे सारी वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर उन्होंने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया ना सर, इफ दे हैव प्रोवाइडेड लीगल सर्विसेज टू whom, टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कहा लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो पता है कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। समझा? तो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जो इंडिया में लोकेटेड होगी वो बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है, ठीक है मैडम, ऐसा क्यों प्रोविजंस आया? देखो एडवोकेट जो है उनका काम क्या है सर? उनका काम है पूरी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड बिजनेस एंटिटी जो है वो बड़ी बड़े लीगल सर्विसेज जो अवेल करते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप क्या लो सर, रेसिपिएंट से ही क्या लो सर, जीएसटी ले लो, आरसीएम में टैक्स पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीगल सर्विसेज मतलब होता क्या है। लीगल सर्विसेज मतलब कोई भी एनी सर्विस रिलेटेड टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। तो इस तरीके की कोई भी सर्विसेज अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज लीगल सर्विसेज। ओके, ओके मैम। अब यहां पर ना हमेशा आरसीएम नहीं लगता, किसी जगह में एग्जेम्प्ट भी होता है। अब ऐसी कौन सी जगह होगी जिसमें वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ध्यान से समझना, ये जो बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए सर? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना, तभी तो मतलब वो जीएसटी पे कर पाएगी आरसीएम में। यस मैम, बिल्कुल। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुई तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो आपको चेक करना है, अगर इस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है, किससे एक्सीड करता है? अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है तो आरसीएम जो है वो लगेगा। बट अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करता, कम है थ्रेशोल्ड लिमिट से, ठीक है, तो उस केस में जीएसटी नहीं चार्ज होगा। जीएसटी क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड नॉट? पक्का से? यस मैम, इतना ही था लीगल सर्विसेज में। कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट क्या प्रोवाइड करता है? लीगल सर्विस। किसको? किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कहां पे टैक्स पे करेगा सर? टैक्सेबल अंडर व्हाट सर? टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो अगर उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी? आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है सर? यस मैम। अगर उनका पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा, आरसीएम नहीं करेगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, सेम गोज विथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो कोई कोर्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। वो क्या होता है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट समझौता होता है। ठीक है, तो ये अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी अगर सर्विसेज देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो दिस बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर व्हाट सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टूड और नॉट? एकदम अंडरस्टूड मैम, एकदम अंडरस्टूड। आप लोग अभी फटाफट से मेरे साथ सर्विसेज समझते जाओ, सुनते जाओ। हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको और माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम में अपने को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ सर्विसेज में आ जाओ, फोर्थ सर्विस में आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ध्यान से समझना, कोई भी पर्सन, देखो सप्लायर में क्या लिखा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसको? रेसिपिएंट अगर
बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म होगा। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म होगा विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इन दैट केस दिस बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो कंडीशन हमेशा स्पॉन्सरशिप सर्विस का जहां पर भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू चेक सप्लायर कौन है, यू हैव टू चेक रेसिपिएंट कौन है। अगर सप्लायर जो है कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इन दैट केस फिर आपको तुरंत से कंक्लूड नहीं करना है, फिर चेक करो कि रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर मानना है आपको कि हाँ रेसिपिएंट क्या करेगा सर, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है। एंड ये जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है ना, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि रेसिपिएंट कौन होगा। तो हमेशा क्वेश्चन में देखना स्पॉन्सरशिप फीस किसने दी है, पैसा किसने दिया है, जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आईपीएल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अब आईपीएल में स्पॉन्सर्स होते हैं, राइट। तो देखो कृष्णा लिमिटेड, ओके, कृष्णा लिमिटेड ने जो है वो पैसे दिए, कृष्णा लिमिटेड ने क्या किए सर, पैसे दिए। एंड आईपीएल वालों ने मुझे स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी, इसलिए तो मैंने उनको पैसे दिए ना, मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सही बात है कि नहीं। तो आईपीएल ने मुझे क्या दिया, स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी, एंड मैंने उनको क्या दिया, स्पॉन्सरशिप फीस दी, पैसे दिए स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है। तो पैसे किसने दिए, कृष्णा लिमिटेड ने। कौन पे करेगा टैक्स, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है, लिमिटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है। तो क्योंकि रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, कृष्णा लिमिटेड पे करेगी। ठीक है। हाँ, अगर मान लो दूसरा के समझना अगर कृष्णा, नो लिमिटेड नथिंग, सिर्फ कृष्णा ने क्या किया होगा सर, स्पॉन्सरशिप फीस दी होगी, पैसे दिए होंगे आईपीएल को, तो उस केस में पता है आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कृष्णा है ना, दैट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। तो फिर उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो सप्लायर है ना, ये टैक्स पे करेगा। आई क्या बात समझ में, पक्का से। ठीक है। तो यहां पर आप लोग भले लिख लो, पैसे जो देगा वो रेसिपिएंट होगा, एंड फिर चेक कर लेना वो रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, पार्टनरशिप फर्म है क्या, अगर है तो आरसीएम, नहीं है तो एफसीएम। इजी पीजी, एकदम इजी पीजी। यस। नाउ कम टू दिस गवर्नमेंट की सर्विसेज। ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट की सर्विसेज में जहां पर सप्लायर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है। रेसिपिएंट कौन होता है, कोई बिजनेस एंटिटी, कोई रजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में गवर्नमेंट खुद से खुद को टैक्स पे नहीं करने वाली है, सामने वाला रेसिपिएंट क्या करेगा, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है। ठीक है मैम। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी, किसको सर, बिजनेस एंटिटी को, जो कहाँ लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ओके, कहाँ लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। कौन सी सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में। कौन सी सर्विसेज में सर, गवर्नमेंट सर्विसेज में। ठीक है। लेकिन यहां पर पता है 4 सर्विसेज जो है वो इधर कवर नहीं होती है, आरसीएम के प्रोविजंस में 4 सर्विसेज कवर नहीं होती है सर्विस नंबर 5 में। तो देखो पहला कौन सा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, दिस कम्स टू दिस, कौन सा सर्विस, 5A। यहां पर हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है। ठीक है। एंड ये जो बाकी की सर्विसेज है ना, I am going to explain and make you revise these services in which chapter? Chapter number 5, that is exemption. वहां पर हमने इसको क्या करना है सर, डिटेल में पढ़ना है। तो अभी के लिए आप लोगों को मैं ये वाली सर्विस पढ़ाऊंगी, एंड ये सर्विस आपको साथ साथ में एग्जामिनेशन चैप्टर में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है। ठीक है मैम, डन, समझ गए। अभी आ जाओ 5A वाली सर्विस में। यहां पर कौन सी सर्विस की बात की जा रही है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और किसने प्रोवाइड किया सर, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है। ठीक है। इस केस में कैसे होगा, क्या होगा, कौन टैक्स पे करेगा, देखो इसका मैंने अलग से चार्ट बनाए हैं 2, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से समझो। अगर कोई सप्लायर
अगर कोई सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट है, नॉर्मल सप्लायर है, अदर देन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब अदर देन गवर्नमेंट जब सप्लायर है एंड सामने वाला टैक्सेबल पर्सन या फिर सामने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी है, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम कंक्लूड करेंगे कि आरसीएम लगेगा, कि एफसीएम लगेगा, कि एग्जेम्प्ट होगा, कि जीएसटी ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो आओ चेक करते हैं। आपसे अगर कोई भी पूछता है इसमें तो आपको पहले पूछना है उनको उल्टा, क्या पूछोगे कि सर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मतलब रेसिडेंशियल यूनिट है आपका कि कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि हमारा रेसिडेंशियल यूनिट है, ठीक है, इफ दे सेड कि उनका कौन सा यूनिट है सर, रेसिडेंशियल यूनिट है, उसके बाद आपको चेक करना है कि सामने जो रेसिपिएंट है ना वो कौन है, क्या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको क्या देखना है कि देखो अनरजिस्टर्ड मतलब बेसिकली फैमिली होगी जिन्होंने रेजिडेंशियल यूनिट को रेंट में क्यों लिया, क्या यूज होगा, रेजिडेंशियल यूज होगा, ठीक है, उनसे टैक्स नहीं चार्ज करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसमें सर, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो व्हेन द प्रॉपर्टी इज रेजिडेंशियल यूनिट, द यूज इज रेजिडेंशियल एंड द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, इन दैट केस जीएसटी विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जीएसटी विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद अगर सर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता है, अगर कौन होता है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, देखो मान लो कोई सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, कौन है, सोल प्रोप्राइटर है, तो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, भले वो सोल प्रोप्राइटर है, भले वो अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट में ली है ना, उसका यूज क्या है, उसका यूज है रेसिडेंशियल, उसका यूज कौन सा है, यूज क्या है, यूज है रेसिडेंशियल। ये प्रॉपर्टी उन्होंने बिजनेस के लिए रेंट में नहीं ली है, भले ही इवन दो ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, सामने जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, बट सोल प्रोप्राइटर है, पर्सनल कैपेसिटी में उसने ये जो आपका रेसिडेंशियल यूनिट है वो क्या लिया सर, रेंट में लिया है, तो इसमें भी जीएसटी जो है वो नहीं लगना है, क्या हो जाएगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, डन, पक्का। अभी आ जाओ आप लोग, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई और अदर पर्सन, अदर एनी अदर पर्सन, ठीक है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने रेंट में लिया होगा, ठीक है, फॉर इट्स एम्प्लॉइज, तो ये तो बिजनेस पर्पस हो गया ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है अदर देन दिस सोल प्रोप्राइटर, जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी पर रेंट पे लिया है, उनके अलावा कोई और भी पर्सन है जिन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट में ली है, उस केस में वो खुद जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आरसीएम में क्या करेंगे सर, जीएसटी पे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जीएसटी पे करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर, ठीक है, ठीक है। नाउ ये केस हो गया रेसिडेंशियल यूनिट वाला। अगर यूनिट कमर्शियल है, ठीक है, अगर कमर्शियल यूनिट है ना, तो उस केस में पता है आपको क्या देखना रहेगा, उस केस में आपको चेक करना रहेगा कि क्या सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट है, प्रॉपर्टी क्या है, कमर्शियल यूनिट है, तो भैया टैक्स आप सप्लायर से ले लो, क्यों रेसिपिएंट को परेशान करना, तो रेसिपिएंट क्या देगा सर, जीएसटी पे करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर कौन है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, एंड देन यू हैव टू चेक कि क्या रिसीवर जो रेसिपिएंट है क्या वो रजिस्टर्ड है क्या। अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम में जीएसटी पे किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर भी कौन है सर, अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट वर्ड नहीं यूज करना, क्या बोलोगे कि उसमें जीएसटी लग ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि दोनों का थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकता है उतना क्रॉस नहीं हुआ हो, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो जिस टाइम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट बोलना सही नहीं रहेगा, अपन क्या बोलने वाले इसको, नो जीएसटी, ठीक है, नो जीएसटी। सो वी डिड विच केस वेयर द सप्लायर इज अदर देन गवर्नमेंट, ओके ओके। अब आ जाओ आप लोग, जब सप्लायर कौन है सर, जब सप्लायर है गवर्नमेंट, जब सप्लायर कौन है, सप्लायर है गवर्नमेंट, इन दैट केस ऑल्सो जो रेसिडेंशियल यूनिट वाला पार्ट था वो सेम है ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, कवर किया, दिस इज सेम, ठीक है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल में
यू ओनली हैव टू चेक रिसीवर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो फिर एफसीएम. दिस चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ठीक है. तो क्या हमने यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला वो कवर कर लिया है? यस. बाकी 3 एग्जाम्पल चैप्टर में अपन और डिटेल में कवर कर लेंगे. डन डन. फिर आता है सर 5AB. इसमें क्या बोलते हैं? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सप्लायर कौन है? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड अगर इस अनरजिस्टर्ड पर्सन ने क्या दिया है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है. बट ऑब्वियसली बात है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट क्या करेगा सर? आरसीएम में टैक्स पे करेगा. रेसिपिएंट क्या करेगा? आरसीएम में टैक्स पे करेगा. एंड ध्यान देना इस बात में कि जो रेसिपिएंट है ना, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट या फिर रजिस्टर्ड पर्सन, वो कौन होना चाहिए? अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी. अभी मैं आपको कंपोजिशन लेवी जब रिवाइज करवाऊंगी ना तो मैं इसको समझाऊंगी आपको कि जो कंपोजिशन स्कीम है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाई गई ताकि उनका जो बर्डन है, उनका जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स है वो कम हो, हैसल फ्री हो. अगर वो उनको अगर अपन बोलेंगे कि आपको भी आरसीएम में ना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आरसीएम में जिसको टैक्स पे करना होता है उसको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है. तो ये तो वही बात होगी, कंपोजिशन में आओ भी उसके बाद सारी चीजें वापस से पूरा बर्डन है ना फेस करो, कंप्लायंस करो, रिटर्न्स फाइल करो मंथली, दिक्कत हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनको बाहर ही रखो, ये सिर्फ जीएसटी मतलब सिर्फ वैल्यू पे करेंगे रेंट का, जीएसटी इनसे हम नहीं चार्ज करेंगे. आई बात समझ में? ठीक है. फिर देखो छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार फटाफट से. कोई भी पर्सन अगर क्या ट्रांसफर करता है? डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स. किसको? प्रमोटर को. आप समझ लो बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर. तो इस केस में ये जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, ये आरसीएम में टैक्स पे करने वाले हैं. उसके बाद 5C क्या बात करता है? कोई भी पर्सन ने अगर लैंड को लीज पे दिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स, मोर देन और इक्वल टू सर 30 ईयर्स की अगर लीज पर दी जा रही है जमीन, किसको सर? प्रमोटर को, दैट इज वाई बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को, अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अपफ्रंट अमाउंट या फिर पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर. अपफ्रंट अमाउंट या फिर पीरियोडिक रेंट. ठीक है, पीरियोडिक रेंट दिया जाता है ना, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर. प्रमोटर मतलब वही कंस्ट्रक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर. उन्होंने अगर पूरा प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने रेंट चार्ज किया, ठीक है, तो जीएसटी कौन पे करेगा सर? दिस प्रमोटर ओनली विल बी गोइंग टू पे व्हाट सर? जीएसटी. ठीक है, ठीक है. उसके बाद ये जो डायरेक्टर वाली सर्विसेज है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर रेफर किया होगा उसमें मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल चलो ठीक है, कुछ अगर स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है, यहां पर मैं फटाफट बता देती हूं. देखो, अगर डायरेक्टर ने सर्विसेज दिया किसको? किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, विच इज वेयर इन व्हाट? टैक्सेबल टेरिटरी. तो डायरेक्टरशिप की सर्विसेज अगर कंपनी रिसीव करता है तो उसमें आरसीएम लगेगा, एफसीएम लगेगा कि एग्जेम्प्ट होगा. तो कैसे पता लगाना है? उसको चेक करना. क्या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्या एम्प्लॉय है, क्या है? अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हु आर नॉट एम्प्लॉइज, वो सिर्फ आता है डायरेक्टरशिप इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, वो सर्विसेज देता है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ऐसा कोई मंथली वो वहां से सैलरी नहीं ले रहा है, कोई एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, जस्ट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गिविंग सर्विसेज टू हुम? टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. इन दैट केस बड़ा कौन है सर? बड़ा कंपनी है, बड़ा बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कंपनी विल पे टैक्स अंडर आरसीएम. आरसीएम में एक ऐसे लॉजिक्स भी ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए कि अगर रेसिपिएंट बड़ा आदमी है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, रेसिपिएंट पैसा दे रहा है, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम में. ठीक है, ठीक है. उसके बाद डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका हमने डिटेल में क्वेश्चन लिखकर देखा था, सप्लाई चैप्टर में भी ये वाला क्वेश्चन था. ठीक है, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन मतलब जो डायरेक्टर को पैसा दिया जा रहा है ना, अगर वो उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा की पूरा रेम्युनरेशन कंपनी की बुक्स में एज अ सैलरी डिक्लेयर किया गया है. कंपनी की बुक्स में क्या डिक्लेयर किया गया है सर? एज अ सैलरी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192. बताओ,
जिसमें टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192। सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमने जो शेड्यूल 3 में फर्स्ट पैरा पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, जिसमें एम्प्लॉई सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉयर को, और ये तो शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट में है, ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो फिर जीएसटी लगने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज होता। I hope you are getting my point. So where TDS is deducted under section 192 and the director's remuneration is declared as salaries in the company books, in that case this will not be a supply as per schedule number 3. This will not be a supply as per schedule number 3. Get it? Okay, okay, got it? Yes ma'am. उसके बाद सर यहाँ पर एक और चीज है, देखना ध्यान से, अगर उनको ऐसा दिया जाता है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज which is really not declared as a salary in the company's books, which is declared other than salary in the company's books as fees for professional technical services, जिसमें टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194J। टीडीएस किसमें कटता है सर? अंडर सेक्शन 194J। ओके ओके, एंड आपको पता है इसमें आरसीएम लगेगा, ये जीएसटी से बाहर नहीं है, ये सैलरी नेचर का नहीं है। 3 केस याद रखोगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एम्प्लॉय वाला जिसमें सैलरी की तरह डिक्लेयर किया जाता है, एंड थर्ड केस जिसमें 194 में टीडीएस करता है, उस केस में आपको मतलब आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आरसीएम लगेगा, ओके, एंड 194J वाले में आरसीएम लगेगा। बाकी ये जो सेकेंड केस है वो शेड्यूल 3 में सप्लाई ही नहीं है। ठीक है क्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन पर्सनल और प्राइवेट कैपेसिटी टू कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ऐसा प्रोविजन में लिखा हुआ है। अभी इसका मतलब क्या होता है आपको पढ़ के क्या समझ रहा होगा? हमने ऊपर जो डायरेक्टर्स वाला पूरा सर्विस पढ़ा ना, दिस इज व्हाट इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, it is in the capacity of director or in the capacity of employee which is giving services to whom, to the company or body corporate in the course of his employment or in the course of his directorship only। लेकिन सर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी तो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है ना, कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को। हो सकता है कि उसका कोई जमीन है, उसने वो जमीन को रेंट पे दे दिया कंपनी को, है ना, पर्सनल, आउट ऑफ दिस एम्प्लॉय वाली चीजें। ऐसा थोड़ी कि 24 घंटा वो कंपनी का एम्प्लॉय है, ऐसा तो होगा नहीं ना, राइट राइट। तो इसी तरीके से जहां पर अगर आपको ऐसा लगे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी पर अगर कोई सर्विस दिया है किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसमें ये वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे, उसमें नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। दैट्स इट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। फिर अभी देखो यहां पर इतना सब मैं पढ़ाऊंगी, उसमें देखना बड़े लोग क्या देंगे सर, टैक्स पे करेंगे। बड़े लोग क्या पे करेंगे, जीएसटी पे करने वाले हैं। देखो अगर इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड किए किसको, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अभी उनके एजेंट्स भी होंगे, राइट, आपको मिले होंगे कोई एजेंट्स, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट जो है वो तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देंगे आपको, है ना। हाँ मैम ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लो एजेंट ने किसको, अपनी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की है, एजेंसी की सर्विसेज हो सकता है, तो उस केस में यहां पर जो कंपनी है ना सर, जो इंश्योरेंस बिजनेस है which is located in the taxable territory, this company will going to pay tax under what sir, reverse charge mechanism। एजेंट नहीं टैक्स पे करेगा, कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। फिर आता है रिकवरी एजेंट, ठीक है। रिकवरी एजेंट पता है कौन अपॉइंट करता है, जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको हर चीज रिकवर, मतलब पैसे, लोन, ये सब रिकवर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो किसको लेते हैं सर, किसकी सर्विसेज अवेल करते हैं, रिकवरी एजेंट की सर्विस अवेल करते हैं, ठीक है। तो रिकवरी एजेंट गिविंग सर्विसेज टू हुम, टू द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बड़ा कौन है, बैंकिंग कंपनी एफआई एनबीएफसी, एंड विल पे टैक्स अंडर व्हाट, आरसीएम। डन डन। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये सारे अगर लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, परमिशन, ओके, कि आप हमारा गाना यूज कर सकते हो, ठीक है, आप हमारा ये आर्ट, हमारा ये जो फोटोज है, फोटोग्राफी है, वो यूज कर सकते हो,
ठीक है, तो म्यूजिक कंपोजर ने क्या ट्रांसफर किया सर? राइट ट्रांसफर किया, परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट टू हुम द म्यूजिक कंपनी। ठीक है, तो सर्विस किसने दिया है सर? क्या सर्विस है? कॉपीराइट इशू करने का, ठीक है, परमिशन देने का, यूज करने का, राइट किसको? म्यूजिक कंपनी को। तो यार म्यूजिक कंपनी विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया आप गाना बना रहे हो, गाना कंपोज कर रहे हो, आप उसी में ध्यान दो, टैक्स म्यूजिक कंपनी पे कर देगी, आपको पे नहीं करना है, आप गाना बनाने में ध्यान दो, आप फोटो खींचने में ध्यान दो, आप आर्ट ड्रॉइंग करने में ध्यान दो। ठीक है, ओके ओके मैम। अभी देखो यहाँ पर ना एक चीज और आप लोग कंसीडर जरूर करना, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, अभी जैसे म्यूजिक कंपोजर है, ठीक है, जिन्होंने कौन सा गाना कंपोज किया? कल हो ना हो। कौन सा गाना कंपोज किया? कल हो ना हो। ठीक है, अभी जो कल हो ना हो वाला गाना है ना, दिस इज द ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज्ड बाय दिस म्यूजिक कंपोजर, जो भी होगा XYZ, और फिर इन्होंने राइट ट्रांसफर किया किसको? टी सीरीज म्यूजिक कंपनी को। अब यहाँ पर टी सीरीज क्या करेगी? जीएसटी पे करेगी। टी सीरीज क्या करेगी? जीएसटी पे करेगी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पता है ये एग्जांपल क्यों बताया आपको? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल म्यूजिक। जब ओरिजिनल म्यूजिक होगा ना सर, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बता रही हूँ। गलती से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा ओरिजिनल म्यूजिक, तो ही उसमें क्या लगेगा सर? आरसीएम लगेगा। ठीक है, आप लोग हो सके तो लिख भी सकते हो, ओरिजिनल म्यूजिक की बात की जा रही है, नॉट द रीमेक वन। ठीक है, रीमेक की बात नहीं की जा रही है। जैसे कि आपका गाना था एक, ओ लड़की आंख मारे, है ना, तो ये जो आंख मारे वाला गाना है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन, दैट इज द रीमेक वर्जन, राइट। अब जब रीमेक वर्जन होता है ना, तब म्यूजिक कंपोजर को कोई मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। ठीक है, उसको क्या करना है सर? सीधा उसका रीमेक बनाना है, कुछ करना है, एंड उसको क्या करना है सर? टी सीरीज जो है वो क्या कर लेगी? लॉन्च कर देगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली हमको टी सीरीज से ही बात करनी पड़े। तो जहां पर म्यूजिक कंपोजर को ज्यादा मेहनत नहीं है, वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा? वहां पर एफसीएम लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बस यहाँ पर मेरा पॉइंट यही था, ओरिजिनल म्यूजिक का ध्यान रखना, रीमेक म्यूजिक में एफसीएम लगता है, आरसीएम नहीं लगता। ठीक है, ठीक है मैडम। लेकिन अब बात करते हैं अपन ऑथर की। किसकी बात करते हैं? ऑथर की बात करते हैं। ऑथर को क्या दिया जाता है सर? एक ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए इसको ऑथर को ऊपर ही कंसिडर नहीं किया था, अलग से कंसिडर किया गया, अलग से सर्विस है। ऑथर भी तो वही ट्रांसफर करता है, कॉपीराइट यूज करने का परमिशन देता है पब्लिशर को। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने मान लो क्या बनाया सर? जीएसटी का बुक बनाया। ठीक है, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम नहीं जीएसटी का बुक बनाओ, है ना, एंड आप जिससे पब्लिश करवाओगे ना पब्लिशर, उससे हम जीएसटी ले लेंगे। मान लो टैक्समैन पब्लिशर है, ठीक है, तो टैक्समैन क्या करेगा सर? आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। मेरे को जीएसटी पे नहीं करना है, बट स्टिल मुझे ऑप्शन दिया गया है। मुझे क्या दिया गया है? मुझे ऑप्शन दिया गया है। मैं चाहूं अगर तो मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर सकती हूँ। ठीक है, जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूंगी तब मैं ऑप्शन चूज करूंगी कि मुझे खुद ने जीएसटी क्या करना है, मुझे खुद को जीएसटी पे करना है, एंड मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एंड टैक्स इनवॉइस में इशू करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में पढ़ा था हमने, सेम वे एप्लीकेबल टू हियर ओनली। ठीक है, हियर ऑल्सो। तो देखो कहां गया, ये रहा। Author transfer or permitting the user enjoyment of a copyright to whom sir? To the publisher which who is located in where? Taxable territory. लेकिन author can choose to pay tax under what? Under forward charge. ठीक है, तो he has taken registration under CGST Act, filed a declaration that he exercises the option to pay tax under what sir? Forward charge mechanism, and ये जो है ना, ये 1 year के लिए वैलिड रहने वाला है। Also, he makes a declaration on the invoice which is issued by him in the prescribed form to the publisher. जो इनवॉइस वो पब्लिशर को इशू करेगा ना, उसमें भी उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। समझा क्या आपको पक्का से? इसलिए मैंने आपको इसको अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, एंड इसकी अलग अलग सर्विसेज भी है, एक तो 9 और एक तो 9A। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट को ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको आरसीएम में ही टैक्स पे करना रहेगा, जो कि कौन पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। ठीक है क्या? अरे ठीक छे कि नहीं? ठीक छे। चलो 9A हो गया। अभी देखो यहाँ पर छोटी छोटी सर्विसेज है, फटाफट से देखते जाओ, सुनते जाओ। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हुम? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो
कमिटी आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की है, ठीक है। पर्पस सब चीज रिव्यू करना है ना, कि ये पॉलिसी ठीक है कि नहीं, लोन जो सैंक्शन हुआ है वो सही है कि नहीं, हर चीज ओवरव्यू करना है ना। तो जो ओवरसीइंग कमिटी है वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही है? आरबीआई को। बड़ा कौन है? आरबीआई है। आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा? आरबीआई टैक्स पे करेगी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, ठीक है मैडम। अभी आ जाओ आप लोग 11th सर्विस में, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। इंडिविजुअल जो वर्ड है ना, ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे, सप्लायर अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, जो कहां लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ये जो बैंकिंग कंपनी है, जो एनबीएफसी है, ये आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ये क्या करेगी? आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है, ठीक है मैम। फिर आ जाओ सर, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी बैंकिंग कंपनी को जो कहां लोकेटेड है? जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ये जो बिजनेस बैंकिंग कंपनी है ना, ये क्या करेगी सर? आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ये क्या करेगी? आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है, ठीक है मैडम। उसके बाद आ जाओ सर आप, एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एन एजेंट ऑफ व्हाट सर? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अभी देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है सर? बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब आप समझ लो कि जैसे इतनी सारी बैंक जो है, जैसे आईडीबीआई बैंक है। अब आईडीबीआई बैंक की जो ब्रांच है वो एकदम छोटे कोई विलेज एरिया में भी हो, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है, बट वहां पर भी तो लोगों को बैंक की जरूरत पड़ती है ना। फिर कैसे वहां पर हम बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो जो आईडीबीआई बैंक है उसकी ब्रांच जो है वो विलेज एरिया में नहीं होगी, तो आईडीबीआई बैंक ने एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट का सर्विस अवेल किया, फॉर एग्जांपल केबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो केबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, इन्होंने एक एजेंट जो है, इसका एजेंट जो है ना, इस एजेंट ने क्या किया? वहां पर विलेज में जाकर क्या किया? सारी चीज का बैंकिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया। अब वो एजेंट कौन हो सकता है? हो सकता है उस विलेज में से, मान लो कोई सुरेश किराना स्टोर है। कौन है? सुरेश किराना स्टोर है। तो वो सुरेश किराना स्टोर जो है वो एज एन एजेंट जो है वो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको सर? वहां के विलेजर्स को। ठीक है, तो ये एजेंट किसने अपॉइंट किया है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अपॉइंट किया है। आई बात समझ में? तो जब एजेंट सप्लायर सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करता है सर? आरसीएम में टैक्स पे करता है। ठीक है, ठीक है मैडम। चलो, तो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम? टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, एंड इन दैट केस जो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ये आरसीएम में टैक्स पे करने वाला है। ओके, ओके। फिर आ जाओ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा, सप्लायर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन हो सकता है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। कौन सी सर्विस के केस में मैडम? सिक्योरिटी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? सिक्योरिटी सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। which is provided by whom? which is provided by way of security personnel। मतलब आपने कभी देखा होगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स कौन देता है? जैसे किसी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइड किया जाता है, इसकी अलग से कंपनी होती है। ठीक है, यस। तो अब अगर सप्लायर जिसने सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइड किया है, ठीक है, एंड सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये आरसीएम में क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। ये आरसीएम में क्या करेगा सर? ये आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो सप्लायर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन हो सकता है लेकिन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। फिर उन्होंने सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड की किसी रेसिपिएंट को जो कि कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। जो कि कौन है सर? जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है, okay, now however nothing contained in this entry shall apply to whom? मैंने आपको जीटीए वाली सर्विस में पढ़ाया था कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, लेकिन पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने का। पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने का। या तो फिर ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करता हो। तो ये दोनों
के ऊपर सिक्योरिटी वाला ये जो आपका आरसीएम का प्रोविजन है, सिक्योरिटी सर्विसेज वाला, ये एप्लीकेबल होगा क्या? ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि रेसिपिएंट कौन है। ठीक है, रेसिपिएंट यहाँ पर कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बस उसमें ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है मैडम। फिर आ जाओ सर किसमें, ये वाला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो अभी एकदम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं अब आपका। कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सप्लायर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन हो सकता है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, सप्लायर। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। हमेशा कौन होना चाहिए? हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मुझे थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी बताना चाहिए, जो मैंने अपनी विस्तार बैच में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंड स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ आया था। देखो पहला केस अपन समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे मान लो जेपीएल कंपनी है, ठीक है, जिंदल पावर लिमिटेड। ठीक है, अब इसको जेपीएल को क्या करना होता है सर? अपने एम्प्लॉयज को कहीं बाहर काम से भेजना होता है, कुछ काम करवाना होता है। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं सर? अपनी गाड़ी लेकर जाते थे, बट एम्प्लॉय कब तक अपनी गाड़ी से कंपनी का काम करेंगे? ठीक है, सैलरी तो थोड़ी सी मिलती है। तो फिर अब जेपीएल को ना मोटर व्हीकल की जरूरत थी। ठीक है, जेपीएल को क्या थी सर? मोटर व्हीकल की जरूरत थी, है ना। तो जेपीएल ने क्या किया, एक राजू है, ठीक है, अब राजू क्या करता है सर? मोटर व्हीकल रेंट पे देता है। ठीक है, राजू क्या करता है? मोटर व्हीकल रेंट में देता है। तो जेपीएल कौन हुआ? सर्विस रेसिपिएंट, राजू कौन हुआ? सर्विस सप्लायर। डन डन। अभी क्या हो रहा है ना, देखो अब राजू ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 3 गाड़ी, मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगा तब मैं आपको दे दूंगा, महीने का 25,000 मैं आपसे रेंट का चार्ज करूंगा एंड साथ में 5,000 भी रहेगा फ्यूल वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये सब का। ठीक है, ठीक है मैडम। अभी पहले पता है राजू ने बोला था सिर्फ 25,000 चार्ज करूंगा, पहले 5,000 की बात नहीं हुई थी। राजू ने बोला 25,000 चार्ज करूंगा महीने का। तो फिर जेपीएल ने बोला ठीक है, अब एम्प्लॉय को जब भी गाड़ी का जरूरत होगा, ये तीनों गाड़ी में से कोई भी वो गाड़ी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, अब अगर मान लो ड्राइवर के साथ गाड़ी प्रोवाइड करी गई, ठीक है, अब पेट्रोल खत्म हो गया, तो एम्प्लॉय जो गाड़ी में बैठा था उनसे पेट्रोल का चार्ज लिया गया। तो एम्प्लॉय भी तो बोलेगा ना कि भाई मेरे से क्यों चार्ज लिया जा रहा है बार बार पेट्रोल का, है ना। तो फिर कंपनी ने बोला मैंने तेरे को बोला था ना हमारे एम्प्लॉय से कुछ चार्ज नहीं लेना है। तो बोले कि अरे सॉरी सर, तो फिर उस हिसाब से तो 25,000 नहीं 30,000 पड़ेगा रेंट। तो बोले ठीक है ले 30,000, लेकिन एम्प्लॉय से कुछ नहीं लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल हैज टू बी इंक्लूडेड इन दिस पर मंथ वाला रेंट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें रेसिपिएंट कौन है? जो रेंट पे कर रहा है, जो सर्विस अवेल कर रहा है, दैट इज जेपीएल, बॉडी कॉर्पोरेट। जेपीएल कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। राजू कौन है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ये बड़ा व्यक्ति है, रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। ठीक है, ठीक है मैडम। और ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, छोटा व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है। ये एक केस में आपको समझा। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता है, सप्लायर अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होता है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर इंक्लूडेड होता है, तो क्या चार्ज होता है सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम लगता है। क्या लगता है? आरसीएम लगता है। ठीक है, ठीक है। फिर सेकेंड केस क्या है सर? देखो अब यहां पर एक एबीसी एसोसिएट्स है। ओके, ये क्या है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है ये। ठीक है, अब इनके पास 10-15 टोटल एम्प्लॉइज है, इनको भी गाड़ी का जरूरत है। तो राजू ने क्या किया? इनके लिए एक गाड़ी जो है वो रेंट पर दी। ठीक है, एंड 10 + 5 दैट इज 15,000 इनसे चार्ज किया। इसमें भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है सर? इंक्लूडेड है। अब क्या इसमें आरसीएम लगेगा क्या? बताओ। अगर आरसीएम लगेगा तो राजू बोलेगा मतलब मैं छोटा व्यक्ति हूं, हाँ, ये एबीसी एसोसिएट जिसके सिर्फ 10-15 एम्प्लॉइज है वो बड़ा व्यक्ति हो गया। तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दोनों ही नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, राजू को भी बुरा लग जाएगा। तो राजू सप्लायर क्या करेगा सर? टैक्स जो है वो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या करेगा? पे करेगा। टैक्स क्या करेगा? अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे करेगा। ओके, पक्का। तो जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों ही नॉन बॉडी कॉर्पोरेट्स है, तो उसमें सप्लायर
भले नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है मैम। फिर थर्ड केस, अब राजू के पास इतने सारे ऐसे डीलर्स, इतने सारे ऐसे कस्टमर्स सर्विस रेसिपिएंट्स आ गए कि राजू ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ओहो, बॉडी कॉर्पोरेट बन गया सीधा राजू हमारा। तो उस केस में सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, दोनों ही बड़े व्यक्ति बन गए। जहां पर दोनों बराबर होते हैं ना सर, सप्लायर भी बराबर, रेसिपिएंट भी बराबर, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी कि रेसिपिएंट को छोड़ो, सप्लायर तू पैसे ले रहा है ना, जीएसटी भी ले ले, हमको तू ही जमा कर देना टैक्स। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही क्या करेगा सर, टैक्स पे करेगा। क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। ठीक है, ठीक है मैम, यहां तक तो बात क्लियर होती है। यहां तक हमने ये समझ चुका है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, दोनों सेम है, तो सप्लायर एफसीएम में टैक्स पे करेगा। सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, दोनों ही सेम है, उधर भी एफसीएम में क्या होगा सर, सप्लायर टैक्स पे करेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जिसमें आरसीएम लगेगा। क्या वो केस है मैडम, क्या वो केस है, जब रेसिपिएंट कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा व्यक्ति होगा, सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, छोटा व्यक्ति होगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब रेट ऑफ जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है 12%, एक होता है 5%, है ना। अब इसमें आईटीसी का भी एक प्रोविजन है। ठीक है, ये आपको मैं सिखाती हूँ। देखो, राजू फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स पे करता है, ठीक है, तो अभी देखो 30,000 का 12% दैट इज 33,600, 33,600। इसको आगे आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा, आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। अभी लेकिन होता क्या है ना, 5% वाले केस में, 5% वाले केस में आपको आईटीसी हर इसमें नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी हर इसमें नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपका आउटपुट जो है वो 5% वाला है, आपको आईटीसी मिलेगा क्या, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 5% वाले केस में, एक ही केस में आईटीसी मिलेगा, जब आगे सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। मतलब अगर किसी ने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया, आगे रेंट पे देने के लिए, रेंट पे लिया, आगे रेंट पे देने के लिए, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है ये, उस केस में ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। अदरवाइज 5% वाले केस अगर आपने चूज किया है, आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। क्या आपको आईटीसी मिलेगा कि सर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा? ठीक है, ठीक है मैम। अब फटाफट से आप मेरी बात समझना, ये पढ़ोगे ना बढ़िया तरीके से समझेगा। देखो लीगल लैंग्वेज कैसे एकदम स्मूथली जाती है दिमाग में। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर, जहां पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है सर, इंक्लूडेड है in consideration which is charged from whom, which is charged from service recipient, and don't issue an invoice charging CGST at the rate of 6%. CGST 6% है, मतलब SGST भी 6%, मतलब टोटल 12% की बात हो रही है। अगर 12% चार्ज किया जाता है तो FCM में ही टैक्स लगेगा, FCM में ही टैक्स पे होना चाहिए। RCM सिर्फ कब लगता है सर, जब 5% की बात होती है, इसलिए आपने लिखा है डोंट इशू 6% वाला। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या क्या है सर, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए सर, इंक्लूडेड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए, और 5% वाला टैक्स रेट होना चाहिए। तो ये केस अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं क्यूमुलेटिवली, कलेक्टिवली, तो ही आरसीएम लगेगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले केस में। क्या इतनी क्लैरिटी आपको पहले थी क्या, कोई कंफ्यूजन अब रह गया है क्या? अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आपके पास ये नंबर रहेगा, इसमें भी आप मुझसे कोई भी अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखो, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज 5% और 12%, 12% ऑलवेज एफसीएम, बट 5% में अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, उसी केस में आरसीएम लगता है, बाकी सब में एफसीएम लगता है। बाकी सब में क्या लगता है, एफसीएम लगता है। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाओ आप लोग इसमें, अगर लेंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में क्या करता है सर, अरे सिक्योरिटी लेंड करता है किसको, बोरोवर को, जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इस केस में क्या होता है, जो बोरो करता है ना सिक्योरिटी अंडर दिस स्कीम, ये आरसीएम में टैक्स पे करेगा, ना कि सप्लायर जो कि लेंडर है वो। ठीक है, सप्लाई मतलब जो लेंड करता है सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट आप समझ सकते हो। ओके ओके। अभी
देखो हमने क्या करा सर, सीजीएसटी में जितने भी, सीजीएसटी एक्ट में जितने भी सेक्शन 9(3) में सर्विसेज थी आरसीएम से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए। अब आईजीएसटी एक्ट में कुछ एडिशनल सर्विस थी, ठीक है, वो भी हमको कवर करनी है। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार मुझे आप लोग ही बता दोगे। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है, क्या होता है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर कहाँ का होगा, आउट ऑफ इंडिया। सप्लायर कहाँ का होगा, आउट ऑफ इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ का होगा सर, इनसाइड इंडिया, इंडिया का होगा, ठीक है। तो सप्लायर बाहर का, रेसिपिएंट इंडिया का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवाई जा रही है। गवर्नमेंट को इजी क्या रहेगा, किससे टैक्स लेना इजी रहेगा, बाहर वाले से कि अपने घर वाले से, घर वाले से। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आरसीएम में रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रही हूं मैं, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में फिर वो आपका कस्टम से वो सारी चीजें अप्लाई होती है, वो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है मैडम। चल देखो, एडिशनल सर्विसेज आर ऑल्सो नोटिफाइड। आप एक बार इसको पढ़ना। कोई भी सर्विस अगर लोकेटेड है कहां सर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वो सर्विस किसको दे रहे सर, कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी में जो पर्सन है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो उस केस में क्या होगा सर, रेसिपिएंट इंपोर्टर जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्या, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, उसमें छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है, ये एकदम बेसिक सा क्लैरिफिकेशन है। कई बार ऐसा डाउट अराइज होता है कि आरसीएम कौन सी सर्विस पर अप्लाई होगा, कौन सी सर्विस पर अप्लाई होगा, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स या फिर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अरे मैडम इसमें ही होगा ना अप्लाई, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो अलग हो जाता है। मतलब अगर आपने मान लो जो पब्लिक बस होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो वाली बस की सर्विस अवेल की, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 40 रुपए में बस को रेंट पे ले लियो, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उसमें आरसीएम वैसे नहीं लगता। आरसीएम किसमें लगेगा आपका, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि जब बॉडी कॉर्पोरेट हायर करता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने 2 महीने 4 महीने जितने के लिए भी हायर कर लिया मोटर व्हीकल, ठीक है, वे रेंटर डिफाइंस हु एंड व्हेन व्हीकल्स, जो वो खुद डिसाइड करेगा कब चाहिए कब नहीं चाहिए, कैसे ऑपरेट होना, ठीक है। तो इसमें आरसीएम लगेगा, ठीक है, ओके। देन वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट अवेल्स द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर स्पेसिफिक जर्नी और वोएजेस एंड डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझती है कि नहीं समझती है बताओ। इजी वे में आपको क्या, मैंने आपको सारे प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए, एक भी प्रोविजन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक सो, पक्का से नहीं है, यस मैम। तो हमने 9(1), 9(2), 9(3) कंप्लीट। अब 9(4) फटाफट से एक्सप्लेन करती हूं मैं, देन एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन रहेगा, देन 9(5) एंड हमारा सेक्शन 9 जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये पार्ट 1 मैंने रखा है। पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, पार्ट 2 में यू विल गेट दिस कंपोजिशन लेवी एंड पार्ट 3 हमारा होने वाला है राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। आपको बैक टू बैक मिलते जाएगा, ओके ओके मैडम। चलो 9(4) में आते हैं फटाफट से, क्या बात करता है 9(4) बताती हूँ। देखो 9(4) जो है ना सर, इसमें स्पेसिफाई किया गया है कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अगर सप्लाई की जाती है किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, और सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी जो आपका मार्केट है, कौन सा मार्केट है सर, आपका कंस्ट्रक्शन मार्केट है, ठीक है। ये काफी ज्यादा रिस्की भी है, कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, घपले भी करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इधर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया है। क्या स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया है, देखो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट, ईटा, इनपुट्स जो भी परचेस करना होता है, वो क्या क्या चाहेंगे लोग कि हम अनरजिस्टर्ड से परचेस करें ताकि जीएसटी ना देना पड़े, ताकि क्या ना देना पड़े, ताकि जीएसटी ना देना पड़े। इससे इरेगुलेटेड मार्केट हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, क्या प्रोविजन डाला गवर्नमेंट ने, अगर वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ठीक है, आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया, लेकिन अगर आपने 80% से कम रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया, मान लो 60% इनपुट जो है, इनपुट सर्विसेज जो है वो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदी, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस कितना है सर, 20%।
तो 20% के रिगार्डिंग जितना वैल्यू होगा उस वैल्यू पर 18% के हिसाब से रेसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। आपने 60% जो है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, उसमें जीएसटी आ गया, लेकिन हमको 80% एटलीस्ट जो है वो किससे चाहिए? रजिस्टर्ड सप्लायर से चाहिए। नहीं है ना, तो फिर 20% जो आपका कितना है डिफरेंशियल है ना अमाउंट, उसमें क्या होगा सर? आरसीएम एप्लीकेबल होगा। एंड ये मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की। ठीक है, ठीक है। सो प्रमोटर हैज टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9(4) एट द रेट ऑफ 18% टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। ये बात हो गई इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की। लेकिन सर जो सीमेंट है, अगर वो आपने थोड़ा सा भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया ना, उस केस में जो प्रमोटर मतलब जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा एट द रेट ऑफ 28%। At the rate of what? At the rate of 28%. And last, third is what? Capital goods. ठीक है, GST on capital goods shall be paid by whom sir? The promoter on which? On RCM basis. ठीक है, on RCM basis. Are you getting my point or not? बताइए, getting ना? ठीक है, ये हो गया कैपिटल गुड्स में RCM में प्रमोटर टैक्स पे करने वाला है। ओके ओके, नाउ कम टू दिस क्लैरिफिकेशन। ये क्या क्लैरिफिकेशन है? ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या वेदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम लोकल अथॉरिटी ट्रीट कर सकते हैं क्या अंडर जीएसटी लॉ? वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ और नॉट? तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। यहां पर आपको क्या करना रहेगा सर? यहां पर एक्सप्लेन करना रहेगा एंड समझाना पड़ेगा कि देखो लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिनका काम क्या है? पूरा लोकल एरिया मैनेज करना, कंट्रोल करना, लोकल फंड्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना। क्या यही सेम काम डीडीए का भी है क्या? क्या यही सेम काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी करती है क्या? तो देखो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है सर? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का प्लानिंग डेवलपमेंट, उसका क्या स्कीम रहने वाला है, हाउसिंग स्कीम हो गया है ना, कितना क्या कंपोजिशन कॉम्पेंसेशन रहने वाला है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमको डेवलप करना है, क्या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी ये दोनों का डेफिनेशन ही अलग है, तो आप डीडीए को एज अ लोकल अथॉरिटी ट्रीट नहीं कर सकते हो। आप डीडीए को एज अ लोकल अथॉरिटी ट्रीट नहीं कर सकते हो। देखो, thus it has been clarified that DDA cannot be treated as local authority under GST law. DDA because does not meet the requirement of local authority as per section this. सेक्शन याद नहीं करना है। ठीक है, क्या ये क्लैरिफिकेशन भी आपको क्लियर होता है क्या? बताइए, होता है क्लियर? ठीक है, चलो अब मुझे आपको बताना है सेक्शन नंबर 9(5) ECO से रिलेटेड एंड देन will complete this section 9. ओके ओके, अभी देखो सेक्शन 9(5) में ना कुछ सप्लाईज जो कि ईसीओ के थ्रू किए जा रहे हैं वो नोटिफाई किया गया है। वो क्या किया गया है सर? वो नोटिफाई किया गया है। और वो कौन कौन सी सर्विसेज है आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो, तो ये डायलॉग एक बार आप ध्यान रखना। देखो, मैं अकेले जाऊंगा ना तो मैं कैब करके जाऊंगा। अगर मैं अकेले जाऊंगा तो मैं क्या करके जाऊंगा? मैं कैब करके जाऊंगा। अगर फ्रेंड्स के साथ गया तो मैं ओमनी बस लेके जाऊंगा। मैं क्या लेके जाऊंगा? मैं ओमनी बस से जाऊंगा। ठीक है, अकेले गया तो कैब करके जाऊंगा और अकेले गया तो होटल जाऊंगा। अच्छा बेटा, होटल जाएगा? हाँ, अकेले जाऊंगा तो कैब से जाऊंगा और होटल। फ्रेंड्स लोग के साथ गया तो मैं ओमनी बस करके रेस्टोरेंट चले जाऊंगा। क्या क्या चक्कर क्या है? याद रहा, कैब से जाऊंगा तो होटल जाऊंगा अकेले, फ्रेंड्स के साथ गया तो ओमनी बस से डायरेक्टली किधर जाऊंगा? रेस्टोरेंट जाऊंगा। फिर घर जाके मुझे हाउसकीपिंग की सर्विस भी लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा गंदा हो गया है घर एंड वो अकेले तो मैं काम नहीं करूंगा, तो मैंने कौन सी सर्विस लेनी है? हाउसकीपिंग की सर्विस लेनी है। तो इसमें आपको कितनी सर्विसेज ध्यान रखने के लिए ध्यान रहेगी? पहला कैब, ओमनी बस, होटल, रेस्टोरेंट और हाउसकीपिंग का। ठीक है, अभी एक और ऐड हुआ, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, अब इसके पहले ना ये चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है। देखो, ईसीओ अंडर सेक्शन 9(5), सबसे पहले कैब की सर्विस, फिर होटल,
फिर रेस्टोरेंट, फिर हाउसकीपिंग, एंड उसके बाद अभी एक आया है लोकल डिलीवरी सर्विसेज विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम योर अटेम्प्ट। ओके, देखो कैब बोले तो आप अगर रैपिडो हो गया है ना, ओला, उबर, ये ईसीओ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इससे आप सर्विस लेते हो, ठीक है। तो टैक्स कौन पे करेगा? क्या हम रिसिपेंट टैक्स पे करेंगे? क्या वो ऑटो वाले भैया या फिर कैब वाले भैया टैक्स पे करेंगे? नहीं, जो रैपिडो है, जो आपका ओला उबर है, जो ईसीओ खुद है, वो टैक्स पे करेगा। चाहे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ठीक है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही केस में टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा, कंपनी टैक्स पे करेगी जिन्होंने ओमनी बस प्रोवाइड किया है। वो कंपनी टैक्स पे करेगी जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया सर? ओमनी बस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो कैब के केस में यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट द टैक्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी पेएबल बाय होम? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चाहे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ओमनी बस अगर कंपनी ने प्रोवाइड की है तो वो कंपनी बड़ी बड़ी टैक्स खुद पे कर लेगी। ठीक है, कैब के बाद आप पढ़ो रेस्टोरेंट वाला। कैब के बाद आप पढ़ो क्या सर? रेस्टोरेंट वाला। टैक्स कौन पे करेगा? हमेशा इस केस में भी ईसीओ टैक्स पे करेगा, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। रेस्टोरेंट के केस में आप जैसे कौन सी सर्विस हो गई? स्विगी की, जोमेटो की। ठीक है, इस केस में हमेशा कौन टैक्स पे करता है? दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ओनली, वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। इसका भी एक ही एक्सेप्शन है। क्या है सर? एक ही एक्सेप्शन है, अगर रेस्टोरेंट वाले खाना प्रोवाइड करने के साथ एकोमोडेशन, रहने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो टैरिफ है, जो रेंट चार्ज किया जाता है, विच इज मोर देन ग्रेटर देन 7500 रुपीज। ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 7500 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई बात समझ में? 7500 पर यूनिट पर डे, 7500 पर यूनिट पर डे की चार्जेस अगर लिए जाते हैं, उस केस में हम समझेंगे रेस्टोरेंट भाई बड़ा आदमी है, दिन का मतलब पर डे का पर यूनिट 7500 चार्ज कर रहा है अकोमोडेशन सर्विस का, तो भाई टैक्स वो खुद पे करेगा, फिर टैक्स ईसीओ पे नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्लियर है आपको? हाँ जी। अभी देखो एच वाला, होटल एंड हाउसकीपिंग, एच। ठीक है, अभी होटल के केस में अगर होटल अनरजिस्टर्ड है, जैसे ओयो से आपने होटल बुक कर लिया, अब अगर वो अनरजिस्टर्ड है ना, तो टैक्स पता है कौन पे करेगा? टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ टैक्स पे करेगा। ओयो से आप होटल्स बुक करते हो, वो होटल अगर अनरजिस्टर्ड है ना, होटल अगर अनरजिस्टर्ड है, तो फिर जो ओयो जो खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा सर? टैक्स पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर होटल वाला खुद ही रजिस्टर्ड है ना, तो फिर टैक्स कौन पे करके देगा? होटल वाला खुद, होटल खुद पे टैक्स पे करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा एच क्या बोलता है? हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाउस कीपिंग में सेम, अनरजिस्टर्ड है अगर, तो क्या होगा? ईसीओ टैक्स पे करेगा, अदरवाइज वो खुद टैक्स पे करेगा। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो कैब, रेस्टोरेंट, सीआर में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ईसीओ टैक्स पे करता है, इरिस्पेक्टिव सप्लायर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। कैब में भी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, रेस्टोरेंट में भी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। और एच वाले में क्या होता है सर? एच वाले में जो है वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है। फिर आओ, जो न्यू ऐड हुआ था, लोकल डिलीवरी सर्विस। लोकल डिलीवरी सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है ना, उसमें आपको देखना है कि क्या वो सर्विस ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड की है क्या? अगर नहीं तो फिर एग्जेम्प्ट है। अगर नहीं प्रोवाइड की है ईसीओ के थ्रू तो फिर एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर प्रोवाइड किया है ईसीओ के थ्रू, है ना, और आपको मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर जब बताऊंगी, अगर आपको अभी भी अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं वहां पर भी बताने वाली हूं कि अगर ईसीओ लायबल है टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, अगर ECO is liable to get registered under section 22, अगर ऐसा है yes, अगर ऐसा है yes, तो फिर GST टैक्सेबल, मतलब GST लगेगा, एंड ECO क्या करेगा? खुद ECO GST पे करेगा अंडर सेक्शन 95। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है तो फिर उस केस में GST एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
तो यहाँ जो लोकल डिलीवरी वाली सर्विस है ना, यहाँ पर आपको क्या चेक करना है सर, क्या इट इज सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? इफ इट इज नो, exempt. If it is yes, then you have to again check कि क्या ये ईसीओ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है क्या? अगर है तो जीएसटी वो खुद पे करेगा, अगर नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अरे बताओ ना, समझा क्या आप लोगों को? ठीक है, पक्का? यस मैम। अब एक बार आप लोगों ये सारी सर्विसेज रीड करोगे ना, जो मैंने लिखवाया है यहाँ पर चार्ट फॉर्म में, वही चीज यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में दी गई है जो आपके बुक में है। ठीक है, तो ये जो मेरी बुक है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर यू टू रिवाइज द जीएसटी क्विकली एंड टू गिव योर एग्जाम्स परफेक्टली, बिकॉज सारे सेंटेंस पूरे प्रॉपरली फ्रेम्ड है, जहां जरूरत है वहां पे चार्ट्स यूज है, एवरीथिंग मैंने खुद से बनाई ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही मैंने प्रॉपर 118 अराउंड पेजेस में आपका पूरा जीएसटी कवर कर दिया है। ठीक है, एंड अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। इफ यू वांट दीज बुक्स, इफ यू वांट दिस कॉन्फिडेंस बूस्टर बैच, गो एनरोल योरसेल्फ नाउ, बिकॉज अभी आप कूपन कोड बूस्टर यूज करके एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, विच इज एप्लीकेबल ओनली अप टू व्हाट सर, ओनली अप टू फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो मैम इस बैच में हमें क्या क्या मिलने वाला है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एंड हम पूरा प्रॉपर रिविजन कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करेंगे, एंड इसके बाद आपको कंपोजिशन स्कीम जो मिल जाएगा वो तो चलो पूरा कॉन्सेप्ट्स के साथ रिवीजन हो जाएगा, लेकिन हम ना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है हम कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं? जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जो सप्लाई है उसका हमने कैसे राइटिंग प्रैक्टिस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट हर चीज जिस एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में कवर होती है वो क्वेश्चन हम साथ में लिखते हैं। वो क्या करते हैं, हम साथ में लिखते हैं। आप लोग मेरे साथ ये क्वेश्चंस लिखोगे। ठीक है, देखो मैं एक एक चीज, एक एक वर्ड, फॉर्मेटिंग, कीवर्ड्स, मार्किंग, एवरीथिंग मैं आपके साथ बताती हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 5 लेक्चर्स रहने वाले हैं वो मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज मैंने बता चुकी है। एंड उसके बाद 6th लेक्चर से आपको मेरे ऐप में मिलेगा, which will be paid if you want these chapters and if you want very good marks in GST, जिससे आपका पूरा टैक्सेशन में मार्क्स जो है वो स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बैच परफेक्ट है। मैम एक बार आप प्राइस बताई दो, हमको जाके नहीं देखना है। देखो 2699, जिसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स में हो तो। ठीक है, ये है आपका विथ बुक्स, इसमें आपको ये चार्ट बुक मिलेगी, मेरी सार बुक मिलेगी और क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा इंक्लूडिंग। ठीक है, उसके बाद 1699 अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, यू विल गेट द सॉफ्ट कॉपी, बट सॉफ्ट कॉपी भी आपको ऐप में मिलेगी जो डाउनलोडेबल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बुक चाहिए नहीं आपको, बुक आपके पास आपकी खुद की है, आपको मेरे साथ सिर्फ रिवाइज करना है। 1499। तो ये बैच जब कंप्लीट होगा ना अपना, तब मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाली हूँ। टोटल 5 मॉक टेस्ट विल बी देयर, MTPs विल बी देयर, मॉक टेस्ट पेपर्स विल बी देयर। ठीक है, ठीक है, तो अगेन if you want further any, if you want to want me to give you some more explanation, और आपको कुछ और भी क्वेरीज है, अगेन ये मेरा नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। फटाफट से आ जाओ, हम क्या करेंगे अभी सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम बहुत अच्छी तरीके से अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे सारे के सारे राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एंड जो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका हम ओरल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो।